इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ सीआरसी लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर को कि वे आए और हमें आशीर्वचन प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम के अग्रमुख भाग को विस्तृत करने की कृपा करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, स्पष्ट आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे मित्र और दशकों से हम लोग साथ में कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर वसीम अहमद साहब, जो कि किसी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाकी औपचारिकता तो हमारे दूसरे स्टाफ और ऑफिसर्स ने पूरी कर दी है। वसीम साहब, आप जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत हमारे मंत्रालय की तरफ से, राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से, हमारे सीआरसी के सभी स्टाफ और ऑफिसर्स की तरफ से। मैं देख रहा हूं कि आज के कार्यक्रम में बहुत ही सीनियर रिहैब प्रोफेशनल और हम सबके टीचर रहे डॉक्टर जगदीश गुप्ता सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम के हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स, धन्यवाद राजीव जी, विकास, नागेश जी और धन्यवाद सर। पिछले 3-4 महीनों से हम लोग लगातार सीआरसी लखनऊ के पटल से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पैंडेमिक है, बहुत ही विकट स्थिति है, विषम परिस्थिति है। ऐसे में हमारे ई ट्यूटोरियल्स, हमारे अलग अलग विषयों पर जो कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और ये पेरेंट ड्रिवन है, कम्युनिटी ड्रिवन है, क्योंकि पेरेंट और कम्युनिटी प्रोफेशनल्स और स्टेक होल्डर्स ही हमें सजेस्ट करते हैं कि किस विषय पर प्रोग्राम करना है, और हम उसी विषय पे कार्यक्रम करते हैं। और पिछले 3-4 महीनों में हम लोगों ने देश के कोने कोने से हजारों लोगों तक अलग अलग स्ट्रेटजीज को, अलग अलग विषयों पर जागरूकता बढ़ाई है। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है एजुकेशनल मैनेजमेंट दिव्यांग बच्चों का इस कोविड-19 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर स्टेट में ऑलमोस्ट लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन को 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ऐसी खबर है। ऐसे समय में जब बच्चे अपने घर पे रह रहे हैं, उनको फॉर्मल जो थेरेपी मिलनी चाहिए थी, फॉर्मल जो एजुकेशन मिलना चाहिए था, मिल रहा था, वो रुक गया है। ऐसी परिस्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनके घर पे रह के उनके माता पिता, उनके सिबलिंग्स या उनकी कम्युनिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उनकी जो कैपेसिटी है उसको कैसे डेवलप करें कि वो घर पे रह के ही कम से कम प्राइमरी लेवल पे जेनरिक टेक्निक्स के साथ उन चीज़ों को परफॉर्म कर पाएं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने में वसीम साहब और गुप्ता सर, मैं बताना चाहूँगा कि हजारों लोगों तक हम लोगों ने पहुँच बना ली है, और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है वो रात दिन, उनका नंबर मीडिया के माध्यम से भी और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी फ्लैश्ड है। और मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर पे ही उनको एजुकेशन देते हैं, उनको थेरेपी देते हैं, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो वीडियो कॉल के माध्यम से या दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हमारे टेक्निकल स्टाफ के साथ संपर्क में आके और घर पे ही अच्छी परफॉर्म करते हैं। और दुनिया भर के हमारे जो पेरेंट ग्रुप बने हैं उनमें वीडियोस आते हैं, बहुत खुशी होती है। और मैं देख रहा हूं कि जब सीआरसी का जो ज्यूरिडिक्शन है वो तो सिर्फ एक स्टेट है, ऐसे में ये जो ऑनलाइन मीडियम है, अगर ये कार्यक्रम हम लोग ऑफलाइन कर रहे होते, कहीं किसी सेंटर में कर रहे होते, तो कुछ लोग 50-100 लोग जुड़ते, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिसमें देश के कोने कोने से लोग जुड़ते हैं और वो इंफॉर्मेशन कैरियर, और बहुत जागरूक लोग होते हैं। ये जो लोग जुड़कर यहाँ पर 1 घंटे व्यतीत करते हैं वो बड़े जागरूक लोग हैं, और वो इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह जाके यहाँ से सीखी हुई, यहाँ से प्राप्त जानकारियों को अलग अलग जगह पे पहुँचाते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में बिमला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लखनऊ के जो भी ऑफिस बियरर्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो स्टाफ हैं, या उनके जो मैनेजमेंट के लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सीआरसी लखनऊ से ये रिक्वेस्ट की कि उनके साथ हम लोग एजुकेशनल मैनेजमेंट पे एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करें। मैं फिर से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे साथ ताज वसीम साहब हैं, वो सारी बातें बताएंगे। मैं फिर से आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, और सभी जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जितने दूसरे स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को
यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कुशल निर्देशन और आशीर्वचन हमें कार्यक्रम आयोजित करने की एक कुशल प्रणति प्रदान कर रहा है। अब मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री डॉक्टर वसीम अहमद सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन, गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ग्रेड, चंडीगढ़ को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के विषय एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड ड्यूरिंग कोविड-19, इस विषय पर आज हमारे समस्त विशेष शिक्षकों को और विशेष शिक्षा में अध्ययन अध्यापन कर रहे हमारे प्यारे विद्यार्थियों को प्रबंधन के वो गुण बताए जिससे हम कोविड-19 में विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आदरणीय डॉक्टर वसीम अहमद। सभी लोगों को नमस्कार। और ऐसा हमेशा होता है, चाहे सीआरसी लखनऊ हो चाहे सीआरसी गोरखपुर रहा हो, यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ के कार्यक्रम में मैं अपने बारे में इतना कुछ सुन लेता हूँ कि मुझे फिर समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। तो आप लोगों के इस जनरस इंट्रोडक्शन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और ये जो आप लोगों ने मौका दिया है हमारे अपने भाइयों अपनी बहनों से जुड़ने का, इसके लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भाई बहन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ के हम हैं वहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ी खुशी तो और ज्यादा होती ही है। और ये भी एक कारण है कि जब भी आपके यहाँ से कोई इस तरह का अगर प्रस्ताव आता है कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुझे भाग लेना है, तो मेरी अपनी जो है स्वेच्छा होती है कि मैं एकदम तत्परता से मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़ूं जिससे कि मैं अपने लोगों के साथ जुड़ सकूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जानते हैं कि इस पैंडेमिक में जहां पूरी दुनिया जो है, विशेष रूप से आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो शायद भारत में जो कोविड है उसका हाहाकार सबसे अधिक है। इस ऐसे विकट परिस्थिति में, ऐसे समय में भी स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं और स्पेशल नीड में के बच्चों को जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं और जो उनकी देखभाल करने वाले जो उनके माता पिता हैं, उनके अभिभावक हैं, इस तरह के लोगों के बारे में सोचने का समय और सोचने के लिए इस तरह के जो थॉट है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रमेश पांडे जी को जो है मतलब बधाई देना चाहूंगा और उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि इस तरह के समय में भी जो है अपने जो कर्तव्य निष्ठा है और जो अपने कर्तव्य है उससे हटे नहीं है। जहां आप जान रहे हैं कि सब लोग सारी मतलब जो हमारी जो सरकारी व्यवस्था कहिए या जो गैर सरकारी व्यवस्था कहिए, वो सब की सब चरमराई हुई है, क्योंकि इतना ज्यादा जो आप जानते हैं कि भारत का जो है इतना बड़ा जो जनसंख्या वाला जो देश है, और ऐसे में लिटरेसी रेट है और जितना जो समझ की भी बात करें, हम सब लोग पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोविड को सरकार ही रोकेगी। ना हम मास्क लगाएंगे, ना हम हाथ की धुलाई करेंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हम सोचेंगे कि प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री ये सब करेंगे। सो ऐसे देश में जो है जहां सब लोग त्राहिमम कर रहे हैं, उसमें जो है त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे में जो सीआरसी के जो एक कुशल जो नेतृत्व करता है डॉक्टर रमेश पांडे जी, और उनकी जो पूरी जो टीम है इस तरह के विषय के ऊपर बात करने की सोच रखती है, सच में ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। और वो सारे प्रतिभागी भी जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है या अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, और समय निकाल रहे हैं ऐसे विकट परिस्थिति में भी। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी इक्वली जो है इस बधाई के पात्र हैं कि वो लोग भी मतलब इतना सीरियस है इन बच्चों के शिक्षा और शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए। तो ज्यादा समय न लेकर करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से पहले
नागेश पांडे जी ने और डायरेक्टर सीआरसी ने इतना अच्छा बोल रखा है कि अब मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। चूंकि कार्यक्रम में मुझे बोलने के लिए कहा गया है तो पूरी कोशिश करूंगा कि इसके साथ मैं न्याय करूं, जो विषय दिया गया है उस विषय के ऊपर बोलूं और अपने अनुभव को साझा करूं और आप लोगों के अनुभव को भी ग्रहण करूं, जिससे कि मैं यहाँ पर जो कुछ है उसमें किस तरीके से यहाँ की स्थिति में बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। सच में आवश्यकता है, सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी सच में आवश्यकता है कि हम लोग किस तरीके से एजुकेट करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी को या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को इस पैंडेमिक के बारे में। ये भी एजुकेशन का एक हिस्सा है, ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन होना चाहिए। आप देखिए, पता नहीं इसका कितना रिलेवेंस है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हालांकि मतलब इसका मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बढ़िया डेटा नहीं है, तो मेरी बात का प्लीज अन्यथा नहीं लिया जाएगा। मतलब कहने का साहस कर पा रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे देश में शौचालय बनवाए, लेकिन भारत के बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को अभी भी उस शौचालय का कैसे इस्तेमाल करना है वो पता नहीं है। ठीक वैसे ही WHO ने मास्क के लिए एक कोर्स शुरू किया। मतलब आप देखिए कि शौचालय कैसे करना है, उसके लिए अमिताभ बच्चन ने कितना ऐड दिया कि कैसे करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे पानी फ्लश करना है। वैसे ही WHO ने रिहैब प्रोफेशनल्स के लिए उसको बल्कि CRE पॉइंट के साथ एग्रीगेट भी किया कि आपको मास्क का कैसे हैंडलिंग करना है, मास्क कैसे पहनना है। मुझे लगता है अभी भी जो है हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जिनको मास्क का हैंडलिंग पता नहीं है। जैसे मास्क लगा लेते हैं और मास्क लगा करके फिर उसको हम जेब में रख लेते हैं, और फिर जेब में से निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लगा लेते हैं, और थोड़ा बहुत अगर पसीना होता है तो उसी मास्क से पोंछ भी लेते हैं। जो मास्क हमारा क्या करता है कि मास्क हमारे को वायरस से बचाता है। मतलब जो भी वायरस है वो हमारे नाक मुंह में न जा करके वो मास्क के ऊपर अटक जाता है, और जब हम उसको अपने हाथ से टच कर लेते हैं तो वो सारा वायरस हमारे हाथ में आ जाता है। अगर हम पॉकेट में डाल देते हैं तो वायरस हो सकता है कि पॉकेट में चला जाए, मतलब कपड़े में लग जाए, फिर वहां से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो आवश्यकता है कि हम लोग अपने आप को भी सुरक्षित रखें, और स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको हम किस तरीके से एजुकेट करें, किस तरीके से इंपावर करें कि वो लोग किस तरीके से अगर कभी इनकेस अगर वो बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, खेलने जाते हैं, या कोई छोटी मोटी घर में अगर कोई गैदरिंग होती है तो उसमें किस तरीके से मास्क का हैंडलिंग करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चूंकि विषय है एजुकेशन और मैनेजमेंट के बारे में कि हम लोग उनको कैसे एजुकेशन और किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है, लेकिन जो पर्सन स्पेशल विद नीड वाले जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों का आप सब लोगों को पता है, वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च है उसमें ये बताया गया है कि जो सामान्य लोग हैं उन लोगों का जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो 40 से 45 मिनट है। एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं, हमारे और आप जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। और ये भी रिसर्च में पाया गया है कि जिस तरीके से हमारी बुद्धि कम होती जाती है तो हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो भी कम होता जाता है। शायद यही वजह है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे जिनका IQ 70 से कम होता है उनका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो कम होता है। स्पैन ऑफ अटेंशन कम होने की वजह से अगर आप कराते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो अपनी अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बहुत देर तक आपकी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आपके पास विकल्प है कि आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाएं। जी हेलो सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर आपका वॉइस इको होता है, आपका वॉइस इको होता है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ठीक हो जाए। नहीं पांडे जी, ऐसा था कि बीच में ना किसी ने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था तो वो डबल इको आना शुरू कर गया था। उनके यहाँ से भी आवाज आ रही थी, आपके यहाँ से भी आ रही थी। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना ये करूंगा कि कृपया बीच में प्रेजेंट ना करें। शुक्रिया सर, कंटिन्यू करिए जी। तो आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाएं और कोशिश करें कि जैसे देखिए हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है, जैसे प्यासा कौवा की कहानी है।
सो प्यासा कौवा कहानी अगर आप बात करेंगे तो वो एक चैप्टर है पूरा, लेकिन अगर आप उसको पिक्चर के माध्यम से अगर बताते हैं तो 5-6 पिक्चर में पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। एक दिखाता है कि कौवा प्यासा है, घूम रहा है, उड़ते उड़ते आ रहा है, दूसरे पिक्चर में दिखाता है कि पानी है, तीसरे पिक्चर में दिखाता है कि वो कुछ कंकड़ उठा के पानी में डालता है, चौथे पिक्चर में दिखाता है कि वो पानी पी रहा है, और नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता है कि वो पानी पी करके उड़ गया। सो आप एज ए टीचर आपको थोड़ा और क्रिटिकल होना पड़ेगा, थोड़ा और क्रिएटिव होना पड़ेगा, और आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और उसमें कितनी सारी क्रिएटिविटी हो जिसके माध्यम से बच्चों के लिए आप लेसन प्लान आप डिलीवर कर सके। देखिए, जो कन्वेंशनल टीचिंग है जिसमें जैसे हम टीचर हैं और हमारे सामने डिप्लोमा है या बीएड है या एमएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमको अपने मोटिवेशन को तो उतना बना के रखना पड़ता है और स्टूडेंट को भी उतना ही मोटिवेशन बना के रखना पड़ता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं तो हमको एज ए टीचर उतना ही मोटिवेशन बना के रखना होता है, लेकिन जो लर्नर्स होते हैं उनको अपने मोटिवेशन को डबल करना होता है। सामान्य लोगों के केस में बोल रहा हूं मैं, लेकिन जब आप स्पेशल नीड वाले बच्चों की बात करते हैं तो यहां पर उन बच्चों का मोटिवेशन तो उतने का उतना ही है। आपके पास कोई भी डायरेक्ट स्टिमुलस नहीं है, डायरेक्ट कोई इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है जिससे कि आप उनको स्टिमुलेट करें और उनको और ज्यादा मोटिवेट करें। सो आपको एज ए टीचर ही उनके मोटिवेशन का भी जो हिस्सा है वो आपको ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको लेसन प्लान डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें क्रिएटिविटी रखनी पड़ेगी और उसमें कंटेंट कम रखना होगा। छोटे छोटे लेसन्स बनाने होंगे, 8 मिनट 10 मिनट। आपको बताऊं मैं, पूरी दुनिया भर में जो बेस्ट मूवीज हैं और जो बेस्ट टेलीफिल्म्स हैं और जो बेस्ट शॉर्ट फिल्म्स हैं या दुनिया की जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो 10 से 12 मिनट की हैं। सो अगर आप अपनी टीचिंग को भी 10 से 12 मिनट में ही अगर आप सीमित करके बनाएं, उसमें क्रिएटिविटी और थोड़ा क्रिटिकल हो करके उनके नीड्स को ध्यान में रख करके, और ऑफ कोर्स आपके अपने हर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स का ध्यान रखना होगा, तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो क्लिप्स होंगे उनसे आपको पढ़ाना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, आपको एक बात और बताऊं, आप सब लोग जानते हैं कि डिसेबिलिटी अमीर आदमी के यहाँ भी हो सकती है और गरीबी में भी हो सकती है, लेकिन डिसेबिलिटी का जो कोरिलेशन है वो पॉवर्टी के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब डिसेबिलिटी जो है उस पॉपुलेशन में ज्यादा पाई गई है जहां गरीबी है। सो जिन लोगों के पास सिर्फ मोबाइल फोन है, जिसपे उनके पास सिर्फ एक व्हाट्सएप एक माध्यम है और वो लोग काम करने वाले भी लोग हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो सफल नहीं हो पाएगा। सो ऐसे केस में जो है, अगर आप छोटे छोटे वीडियोस अगर आप बनाएंगे तो अगर वो मदर फादर अगर वर्किंग है, सो वो लास्ट में किसी भी दिन, मतलब शाम में, सुबह में या छुट्टी के दिन जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो वीडियो अपने बच्चे को दिखाएंगे और उससे उस बच्चे को लाभ पहुंचेगा। और वो पेरेंट्स भी जागरूक होंगे, उनको भी अवेयरनेस होगा, वो भी अपने आप को एजुकेट और एम्पावर करेंगे। सो कुल मिलाकर के ये है कि जो माइल्ड कैटेगरी से नीचे के बच्चे हैं, जो मॉडरेट है या सीवियर है, और प्रोफाउंड बच्चे की तो बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि प्रोफाउंड वाले बच्चों को ज्यादातर कस्टोडियल और केयर ग्रुप की केयर की, मतलब हाई केयर की जरूरत पड़ती है। वो लोग न तो एजुकेबल होते हैं न तो ट्रेनेबल होते हैं। सो ऐसे केसेस में जो है, इनके लिए आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप शॉर्ट फिल्म्स बनाएं। दूसरी बात है कि शॉर्ट फिल्म्स भी बनाएं, अगर आप अगर सोचेंगे कि आप अकेले ही कोई वीडियो बना ले तो सफल नहीं हो पाएगा। आपको 2-4 जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके को एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ डिस्कस करिए कि मैं आज इस विषय के ऊपर लेसन प्लान बनाना चाह रहा हूं और मैं लेसन प्लान कर रहा हूं। आप लोग अपना इनपुट दीजिए क्योंकि मेरा 8 से 10 मिनट का ही प्लान है। उसमें किन किन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूं, कहां से शुरू करूं, इस तरह की चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम बेहतर तरीके से टीचिंग की डिलीवरी कर पाएंगे। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए आपके पास एक अलग से प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सच है कि आप देखिए पिछले 1 साल से जो है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। पेरेंट्स अभी सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी में हैं। उनको अपनी लाइवलीहुड को भी अर्न करना है, फैमिली को भी देखना है और ऐसे में उनको स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी देखना है। तो ये बहुत ही विकट, मतलब सामान्य परिस्थिति, सामान्य स्थिति नहीं है। ऐसे में बस एक ही रास्ता है कि हम उनको भी एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें, उनको मोटिवेट करें, उनके हौसले को बढ़ाएं और उनके लिए क्या टिप्स हो सकता है मैनेज करने के लिए घर में बच्चों को, उनको किस तरीके से बच्चों की हैंडलिंग हो सकती है, उसके लिए छोटे मोटे प्रोग्राम हो सकते हैं। उनके लिए आप चाहें तो लाइव प्रोग्राम रख सकते हैं।
क्योंकि आपके पास पेरेंट्स के लिए बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स नहीं होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, महीने में 1 होगा, महीने में 2 होगा, तो वहां पर आपका ऑनलाइन प्रोग्राम सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप स्पेशल नीड वाले बच्चों की अगर हम बात जो कर रहे थे, अगर उनके लिए अगर आप लाइव प्रोग्राम करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसके लिए बेस्ट है कि आप छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और उन वीडियोस के माध्यम से आप उन बच्चों तक पहुंचे और उनको बताएं किस तरीके से आप अगर मान लीजिए कोई डेली लिविंग स्किल सिखा रहे हैं तो आप किस तरीके से आप अपने से जो है मॉडलिंग करिए, किसी को बोलिए कि वीडियो बनाए, आप किस तरीके से सिखा सकते हैं वो एक काम कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। और ये दुर्भाग्य है कि ऐसी परिस्थिति हम लोगों के सामने आई है कि हम लोग 1 साल से ऑनलाइन ही सिर्फ जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो मॉडलिंग है वो आपके लिए एक बेहतर टीचिंग मेथड एक इफेक्टिव टीचिंग मेथड हो सकता है कि आप खुद ही मॉडलिंग करें कि जैसे ब्रश करना है तो कैसे ब्रश करना है, किसी को बोले कि वीडियो बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस बना करके, क्योंकि उनके जब टीचर अगर वो सब वीडियो बना करके भेजेंगे तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा, उसको करेंगे, देखेंगे। बाकी उस वीडियो के अलावा जो बाकी घर में जो उस बच्चे के जो सिबलिंग्स हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो तो उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, वो तो उनकी देखभाल कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे छोटे छोटे अगर शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, और जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही भेजें, आप अपना एक टीचर कम्युनिटी का एक इस तरह का ग्रुप बनाइए कि एक आदमी पर्सनल एरिया पे कुछ टीचिंग लेसन्स बनाएगा, एक होगा जो सोशल एरिया के ऊपर बनाएगा, कुछ होंगे जो कम्युनिकेशन के ऊपर बनाएंगे, कुछ होंगे जो मोटर स्किल्स के लिए बनाएंगे, कुछ होंगे जो योगा के ऊपर बनाएंगे, कुछ होगा जो स्पोर्ट्स के ऊपर बनाएंगे। सो अगर आप 1-1, 2-2 वीडियो बनाते हैं और अगर आप उसको ग्रुप में शेयर करते हैं तो आपका एक वीडियो है, आप एक वीडियो शेयर कर करके अपने ग्रुप में बदले में 8-9 वीडियो आपको मिल जाएगा। सो हो सकता है कि आप पर्सनल एरिया में अच्छा आपका वीडियो बना है, अच्छा लेसन है, तो हो सकता है बाकी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है किसी और ने कम्युनिकेशन के ऊपर अच्छा एक वीडियो बनाया है कि कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से एनहांस करें, ठीक है। और या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, आपको पता है हम सब लोग ज्यादातर होम बाउंडेड हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इस तरह का समय है। तो इस तरह के लिए हमारे पास इंडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है, और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है जिसके माध्यम से हम खेल खेल में ही कुछ सीखना भी कुछ पढ़ना लिखना भी सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए शेप है, आप जानते हैं विंडो जो है वो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल साइज में होता है, तो आप इस तरह का चाहे डोर होता है वो रेक्टेंगल साइज में होता है, वो आप उसको बता सकते हैं। या घर में डाइनिंग टेबल है, आप उसको देखिए रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये इस तरह के बहुत सारे शेप्स हैं। आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के माध्यम से खेल खेल में बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, तो बच्चे सीख भी सकते हैं। घर के सीढ़ियों के ऊपर टेम्परेरी जो है स्टिकर चिपका सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इससे 1 2 से 10 तक उनको काउंटिंग याद आ सकती है। ABCD भी सिखा सकते हैं इसी तरीके से। बाकी उसके अलावा जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है वो भी इस तरह उनको सिखा सकते हैं। सुबह के उठने के रूटीन क्या होंगे, रात को सोने का क्या होगा, ये इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेजर कंसर्न था कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है इंडोर में क्या क्या हो सकती है, आप प्लान करिए। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो शायद मैं 1-2 गिनाऊंगा, आपसे भी अगर एक आदमी से पूछेंगे तो आप 1 या 2 गिनाएंगे। लेकिन अब देखिए इसमें 248 लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 248। अगर सब लोगों ने आधा आधा भी बता दिया, अगर मैं तो 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, आधे की बात कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि 250 लोग हो गए, 125 एक्टिविटीज हो जाएंगी। सो इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आप प्लान करें। और जो टीचर फ्रेटर्निटी जो आपका टीचर का जो छोटा सा ग्रुप है उसमें शेयर करिए। हो सकता है आपका वीडियो अच्छा है, हमारे यहाँ के बच्चों को कुछ फायदा पहुंच जाए, या हमारे यहाँ से कोई वीडियो बन रही है वो आपके यहाँ के बच्चों को फायदा पहुंचे। तो इस तरह का हम लोग म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और ये एक बेहतर माध्यम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके पास जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत सारे जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे PBIS है, पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है आजकल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आप उन पेरेंट्स को एम्पावर करिए। और YouTube अपने आप में एक टीचर है। मैं ये नहीं कहता कि YouTube टीचर को रिप्लेस कर देगा, संभव नहीं है, क्योंकि टीचर का कोई और विकल्प नहीं है। टीचर टीचर ही रहेगा, चाहे टेक्नोलॉजी या हमारा कोई भी मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, सब कुछ किसी भी तरह का इनोवेशन हो जाए या इन्वेंशन हो जाए, लेकिन टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, टीचर के एक्टिविटीज को काफी हद तक ये लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अगर आप PBIS को अगर आप YouTube पे ढूंढेंगे,
बहुत अच्छे से मिलेगा। जो इंपावर्ड पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, और पढ़े लिखे अगर पेरेंट्स नहीं है, सिबलिंग्स पढ़े लिखे हैं, आप उनको भी इंपावर करिए। आराम से उन पीबीआईएस के माध्यम से बच्चों को किस तरीके से, किस प्रॉब्लम बिहेवियर को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके का हैंडलिंग होना चाहिए, कब छोटे मोटे पनिशमेंट देने चाहिए, कब, मतलब पनिशमेंट का मतलब मेरा है कि इनडायरेक्ट पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट पनिशमेंट की, कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सो किस तरीके से पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट हो सकता है, या किस तरीके का हम उसको रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं अच्छा काम करने के लिए, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रिवार्डिंग कर सकते हैं। सुबह जो बच्चे उठ करके माता पिता को नमस्ते करेंगे, उनको चाय मिलेगी, चाय के साथ बिस्किट मिलेगा, या कुछ इस तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट रिवार्डिंग कर सकते हैं। और स्पेशल नीड वाले बच्चों में कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड जो है बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस तरीके से भी आप उनके में अच्छे बिहेवियर का आप मतलब सृजन कर सकते हैं, अच्छे बिहेवियर डेवलप हो सकते हैं। और जो कुछ, अगर मान लीजिए कुछ बैड बिहेवियर है उनके पास, कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो उसके लिए आप कुछ जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए घर में गंदगी कर दिया, तो आप उसके लिए ओवर करेक्शन अपना सकते हैं। आप उससे कहें कि घर में झाड़ू लगाओ, घर में पोछा लगाओ, तो वो कर सकते हैं, जो करने की हालत में। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, क्योंकि पनिशमेंट और रिइंफोर्समेंट का दोनों का एक प्रिंसिपल है कि आप उसी को दे सकते हैं जिसको समझ है, जो उसको वैल्यू करता हो, जो उसको अंडरस्टैंड करता हो। आप लोगों को पता होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पागलों को कोई सजा नहीं दी जाती है। अगर कोई पागल हो जाता है तो पहले उसको ठीक किया जाता है, और ठीक करने के बाद उसको सजा दी जाती है। क्योंकि अगर वो पागल आदमी है तो उसको सजा देने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर पश्चाताप नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले रहा था, इसको ऐसे ही अक्षर सा कोट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो कहने का था कि आप उसको, जो पनिशमेंट है या रिइंफोर्समेंट है, अगर उसकी समझ कितनी है, या जो विषय की गंभीरता, कितना अच्छा काम किया है उसके हिसाब का रिवॉर्ड होना चाहिए, और कितनी गलती किया है उस हिसाब की पनिशमेंट होनी चाहिए। पता चला आपने पनिशमेंट ही उसको दिन भर भूखा रख दिया, वो भी अपने आप में गलत है। आपने उसको ब्रेकफास्ट देने से मना कर दिया, ये उसका पनिशमेंट है। आप उसके लिए कह सकते हैं कि बाल्टी में पानी भर के यहां से वहां रख सकते हो, ये बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं है। हैंडपंप से पानी भरना है एक बाल्टी। सो इस तरह का पनिशमेंट आप ध्यान में रख कर करके, जिससे कि बहुत ज्यादा उसको नुकसान ना हो, तो आप इस तरह के मतलब मैनेजमेंट टेक्निक्स अपना सकते हैं। जैसे कि जो होम सिचुएशन है, इसमें आप बेहतर तरीके से बच्चों का जो है बिहेवियर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली लिविंग स्किल्स है। डेली लिविंग स्किल्स में किस तरीके के कौन सी हम स्ट्रेटजी है उसका इस्तेमाल करेंगे हम, कि उसका डेली लिविंग स्किल इंप्रूव हो, वो आप बता सकते हैं। पेरेंट्स को इंपावर कर सकते हैं, किस तरीके से खाना सिखाना है, किस तरीके का। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी चूंकि घर पे बच्चे हैं, बच्चे टॉयलेट कर रहे होंगे, घर में रात में सोने में बिस्तर गीला कर रहे होंगे, या दिन में पैंट में सुसु या लैट्रिन वगैरह कर देते होंगे, तो आप उसके लिए टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह का। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं है। सो आप उनके लिए टॉयलेटिंग शेड्यूल एक डेवलप कर सकते हैं, और वो शेड्यूल उनके लिए हर घंटे का बना दें आप, और हर घंटे पर उसको टिक लगाएं कि कब यूरिन पास किया है, कब स्टूल पास किया है। और उस टाइम में अगर नहीं हुआ है, धीरे पहले आप 40 मिनट का रखें, फिर उसके बाद 1 घंटे का करें, फिर उसके बाद 2 घंटे का बाद करें, और इस तरीके से ग्रेजुअली उस बच्चे की ट्रेनिंग हो जाएगी। और मुझे लगता है ये मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव भी है और ऑब्जर्वेशन भी है, कि जो अभिभावक हैं जिनके पास स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, खास करके सीवियर और प्रोफाउंड वाले, उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो टॉयलेट है। सो अगर टॉयलेटिंग अगर ट्रेनिंग अगर आप सिखाते हैं उनको, और ये कारगर अगर होता है, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत यूजफुल होगा और बहुत अच्छा होगा। और अपार्ट फ्रॉम जो एजुकेशन है, आपको पता है कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन की अपनी सीमितता है। ठीक है, एक स्टेज के बाद उनका एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 10th तक मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं बच्चे, और हालांकि NIOS के माध्यम से 10th और +2 में भी कुछ बच्चे जा पा रहे हैं। खास करके मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी फिजिकल डिसेबिलिटी या HI और दूसरी डिसेबिलिटी है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब चैलेंजिंग जो डिसेबिलिटी है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म है, जहाँ इंटेलेक्ट से कोई लेना देना है। बाकी लोगों का सेंसरी इश्यूज है और फिजिकल डिसेबिलिटी है, लेकिन उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ठीक है, तो आसानी से वो सामान्य लोगों के साथ सामान्य करिकुलम को सामान्य क्लासरूम में अपने आप को कोप अप कर पा रहे हैं, थोड़े बहुत सपोर्ट या असिस्टेंस या प्रॉम्प्ट के माध्यम से। लेकिन इन बच्चों को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि लिमिटेशन होती है अंडरस्टैंडिंग की। रीजनेबल जो है उनका अपना रीजनिंग नहीं होता है। ठीक है, अच्छा परसेप्शन नहीं है, अच्छा मेमोरी नहीं है, अच्छा अटेंशन नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से इन लोगों को कठिनाई है। तो आप छोटे छोटे, जो एज ए होल अगर बात करूं मैं, तो अगर आप छोटे छोटे लेसन प्लान्स बनाए, यहाँ 250 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, अगर सब लोग अगर एक इस तरह का ग्रुप हो
और उसमें इतना भी ना हो जाए, इतना सारा वीडियो ना हो जाए कि पता चला कि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाए, ठीक है, जिसकी जो अपनी एक्सपर्टीज है। और सिर्फ हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, HI या VI या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो टीचिंग जो सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ हिंदी है, जो मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, और लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, टीचिंग ऑफ हिंदी है, टीचिंग ऑफ संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है, या बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए तो बहुत सारे टीचर्स होंगे जो हिंदी पढ़ाते होंगे। सो हिंदी को किस तरीके से पढ़ाना है उसके ऊपर अपना एक 10-12 मिनट का, जिस तरीके से यहाँ हम मैक्रो टीचिंग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे, जिसमें सारे स्किल्स का इस्तेमाल हो जाए और एक अच्छा लेसन प्लान बनाए, तो मुझे लगता है कि वो भी हो सकता है। टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है, चाहे वो SST है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसके ऊपर भी आप लेसन प्लान बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ड्यूरेशन बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो वीडियो अपीलिंग नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा और इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, तो लोग बहुत देर तक उससे जुड़े नहीं रह पाएंगे और जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाएगा और बीच में ही खत्म कर देंगे। सो आपको एज ए टीचर बहुत ज्यादा एफर्ट लेना होगा और अपनी टीचिंग को कम समय में, जैसे उसको बोलते हैं गागर में सागर वाली बात, वो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तब शायद बात बन पाएगी। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अगर मिल करके अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और ऑफ कोर्स चूंकि CRC लखनऊ जो है इसमें मेजर रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हमारी आपकी अपनी एक लिमिटेशन है कि हम लोग कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम लोगों का अपना दायरा बहुत बड़ा नहीं है एज ए इंडिविजुअल, लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन का अपना एक बहुत बड़ा दायरा है, उसके अपने बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये भी हो सकता है कि उनके पास एक्सपर्ट्स की भी कमी नहीं है। अगर आप SST के ऊपर कोई टीचिंग बना करके देते हैं और अगर आपको लगता है कि मुझे लगता है किसी ने प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा और मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मेरा BEd में जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी SST ही रहा है, ठीक है। सो लेकिन अगर क्योंकि मेरा जो SST है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए रहा है, आप VI के लिए पूछ रहे हैं, तो VI का चूंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, VI के एक्सपर्ट जो लोग हैं आपको बताएंगे। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो खुद भी VI एरिया में ट्रेंड है, तो वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में टैक्टाइल वाले जो मटेरियल्स हैं, क्योंकि मैंने कोयम्बतूर से पढ़ाई की है, तो वहां पर हमने देखा, क्योंकि किसी टाइम में जो कोयम्बतूर था वो सबसे बड़ा जो है प्रिंटिंग प्रेस होता था विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए, जो करिकुलम वगैरह, जो पढ़ाई वगैरह, जो भी उनके सिलेबस वगैरह का होता था। सो वहां पर अगर आप इस तरह का थ्रेड वगैरह या जिस तरीके का, चूंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोला आपको, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह का इनपुट दे सकते हैं कि उसको टच कर सकें। ऑडिटरी इनपुट से आप बताना चाहें, उसका रिलेवेंस बताएं कि सोशियोलॉजी का क्या रिलेवेंस है। और चूंकि आप VI के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो VI के लोगों का सोशियोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ है। VI के लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सोशियोलॉजी बहुत अच्छी है। सो अगर आप थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि VI के लिए किस तरीके से किस तरह का टीचिंग मटेरियल आपको बनाना होगा वो आपको वही बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप मल्टी सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें टैक्टाइल डाल सकते हैं, और विजुअल इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि विजुअल आप समझ रहे हैं कि विजुअल का बहुत ज्यादा उनके लिए स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, ऑडिटरी इनपुट, आप रिपीटेड ऑडिटरी इनपुट दे सकते हैं, जिससे कि वो सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ कहना चाह रहे हैं डायरेक्टर साहब। वसीम साहब, नहीं, आप तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही रिलेवेंट है। मल्टी सेंसरी अप्रोच और ऑडिटरी इनपुट, टैक्टाइल इनपुट, लेकिन जो बेस है इट इज नॉट अबाउट सोशियोलॉजी। जहाँ कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इंक्लूडेड नहीं है, जो बेसिक चीज है वो है बच्चे की रेडीनेस और बच्चे की प्री स्कूल ट्रेनिंग। आप अलग अलग सेंसरी डेवलपमेंट पे कैसे काम करते हैं, उसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कैसे बनाते हैं। जो प्लस करिकुलम है, VI के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जो VI बच्चों के लिए प्लस करिकुलम है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो 5 चीज़ों तक ही सीमित ना रखे, जिसमें ब्रेल है, सेंसरी ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी है, बेकस है और जो भी चीज़ें हैं।
अब मेरे विचार से विजय साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरा जो विचार है, और मैं हर जगह जब वीआई के प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो ये कहता हूं कि प्लस करिकुलम का जो दायरा है वो हमें अब उन बुकिश बातों से निकल के और प्लस करिकुलम के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। असिस्टिव और एडेप्टिव जो डिवाइसेस हैं फॉर विजुअली इंपेयर्ड, उसमें एडेप्टेशन तो हम करते ही आ रहे हैं। एज अप्रोप्रिएट एडेप्टेशन, IQ अप्रोप्रिएट एडेप्टेशन, परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएट एडेप्टेशन और एनवायरमेंटल अप्रोप्रिएट एडेप्टेशन, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। लेकिन अब जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो इवॉल्विंग सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी है, इवॉल्विंग सिनेरियो ऑफ एजुकेशनल डिलीवरी है, हमारे पॉलिसीज हैं, एक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रख के अब हमें बच्चे की रेडीनेस के टाइम पे ही, जब उसको हम एजुकेशन के प्रति रेडीनेस करते हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शन के प्रति उसका रेडीनेस करते हैं, सोसाइटी इंटरेक्शन के प्रति उसका रेडीनेस करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रभाग में हो, चाहे उसके सेंसरी ट्रेनिंग से जुड़ा हो या उसकी मोबिलिटी ट्रेनिंग से जुड़ा हो, एजुकेशन के प्रति जुड़ा हो, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी से जुड़ा हो, लाइफ स्किल्स से जुड़ा हो, सब चीजों में एक मॉडर्न अप्रोच बनाने की जरूरत है। ये बहुत दुखद रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद रहा है कि अभी तक प्लस करिकुलम में हम वीआई के लिए कुछ जमा 5-7 चीजों की बातें करते हैं। बहुत टिपिकल अप्रोच हमारा है उनकी एजुकेशनल रेडीनेस को बढ़ाने में, लाइफ स्किल की रेडीनेस को बढ़ाने में। एडीएल का दायरा हमने बहुत छोटा, टॉयलेटिंग और ब्रशिंग और कपड़ा पहनना, बर्ट में शर्ट में सुई धागा से ही जोड़ के रखा है। उस अप्रोच से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे बच्चे इंडिपेंडेंटली एयरपोर्ट से लेके, मेट्रो से लेके, ट्रेन से लेके, एटीएम से लेके, पुलिस स्टेशन से लेके, मार्केट से लेके और बैंकिंग तक कैसे इंडिपेंडेंट बने, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। और क्यों ना सोचा जाए, जब हम लोग सब लोग बड़े बड़े स्कूल्स में जब अब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, लाइफ स्किल ट्रेनिंग का जब आप स्पैन देखोगे इतना बड़ा है, उनका जो एक्सपोजर देखोगे वो उतना रिच है, तो हम अपने बच्चों के प्रति उसके हिसाब से क्यों ना सोचें। और जब क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग की बातें अब हो रही हैं, जब यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ फॉर लर्निंग की बातें हो रही हैं, तो अब हमारा जो बेस है उसको भी अब हमें एनरिच करने की जरूरत है। सो इट इज नॉट अबाउट सोशियोलॉजी ओनली, in all subject where children with visual impairment or person with visual impairment, जहां पे भी वो एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। और हमने देखा है कि हमारे मेंटर्स, हमारे पैटर्न्स सारे कितने बड़े बड़े पदों पर जाके और कितने, पता नहीं कितने अनगिनत लोगों को उन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है, और पता चला वो जन्म से ही दृष्टिबाधित रहे हैं। तो जो अचीवर्स हैं उनका जो स्टोरी है उसको भी डिसेमिनेट होना है, और थोड़ा सा जो हमारा जो अप्रोच है उसको भी करने की जरूरत है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी ओनली, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें मॉडर्न अप्रोच लाने की जरूरत है। बस इतना ही कहना था, बाकी आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू। चूंकि मेरा विषय जो है वो पीएचडी का जो रहा है वो ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क रहा है और सेल्फ डिटर्मिनेशन रहा है। तो चूंकि अभी जैसा सुनने को मिला प्लस करिकुलम का, सही बात है कि वीआई के क्षेत्र में जो है ये एक कन्वेंशनल पारंपरिक जो करिकुलम है, प्लस करिकुलम, हिंदुस्तान में अभी तक यही प्रैक्टिस किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और चूंकि मैं वीआई में ट्रेंड नहीं हूँ इसलिए उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो मैं बात करना चाह रहा था कि अभी भी जो है, मतलब यहाँ मुझे लगता है कि 250 लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों के यहाँ स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन के लिए कोई करिकुलम में कोई स्कोप नहीं है, और उनकी अपनी सेल्फ एडवोकेसी के लिए कोई करिकुलम में स्कोप नहीं है, और उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कोई स्कोप नहीं है। हमारे पास ले दे करके एमडीपीएस, एफएससीपी और बेसिक एमआर है, ये 3 टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम आईपी बना रहे हैं। और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसके लिए कोई कुछ भी नहीं है, एक भी कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिसके लिए हम उनके लिए आईपी प्लान कर सकें। अब ऑटिज्म के लिए भी हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला ही, पूरे देश भर की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, मुझे
मतलब ये एक राष्ट्रीय मंच है जिस पर मैं ये बात कह रहा हूं कि पूरे देश भर की ऐसी स्थिति है कि अभी तक मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए आईपी के लिए कौन सा टूल होना चाहिए अभी तक किसी ने डेवलप नहीं किया है। सो मुझे लगता है कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोगों को बहुत सारा काम करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि एमडीपीएस, बेसिक एमआर और एफएससीपी जो तीनों हैं, वो तीनों का तीनों जो है वो साउथ इंडिया में बना हुआ है, ठीक है। और अभी भी उसमें इडली, सांभर और डोसा ये सब चीजें कही जाती हैं, जो हमारे यूपी में ये ओकेजनल फूड है। हम लोग इडली और डोसा रोज नहीं खाते हैं, ये हम लोग कभी कभी खाने वाली चीज है हमारे लिए। और साउथ इंडिया में अगर आप लोग जो साउथ इंडिया से जुड़े हुए मेरी बात का अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि हर जगह का अपना एक कल्चर है। साउथ इंडिया में जो मेल है वो भी खूब जबरदस्त टर्मरिक पाउडर लगाते हैं, टैल्कम पाउडर, टर्मरिक सॉरी बोल दिया, टैल्कम पाउडर जो होता है, जो हम लोग गर्मियों में गर्दन वगैरह में लगा लेते हैं, वहां पे उसको चेहरे पर भी पूरा लपेटा जाता है। और ये एमडीपीएस में लिखा हुआ है कि बच्चा अपने फेस पे पाउडर लगा लेता है कि नहीं लगा लेता है। अब आप मुझे बताइए कि लखनऊ का कौन सा बच्चा है जो अपने फेस पे पाउडर लगाता है? हमारे यहाँ ये यूजफुल, मतलब हमारे यहाँ ये कल्चर एप्रोप्रिएट प्रोग्राम नहीं है, ये साउथ इंडिया में चलता है। सो हम लोगों के यहाँ अभी तक न एमडीपीएस और बेसिक एमआर और एफएससीपी, उसमें आज भी 10 पैसा और 15 पैसा और 5 पैसा और 20 पैसा मेंशन है, जबकि आपको पता है कि अब मुश्किल से 1 रुपया मिल रहा है। वो तो अच्छा है हमारे हिंदुस्तान के कस्टम का, जहां अभी भी 51 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया और 101 रुपया चलन में है, जिसकी वजह से 1 रुपया वहां पे अभी मतलब हिंदुस्तान में चल रहा है, नहीं तो ये कब का इरेडिकेट हो गया होता। सो कहने का मतलब ये है कि सच बात है कि हम लोगों के यहाँ अभी बहुत कुछ, जैसा भी बताया डायरेक्टर साहब ने, हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐड करने की जरूरत है, खास करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। क्योंकि आप देखिए जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, क्योंकि वो बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ऑटिज्म वाले बच्चों का है जो बेहतर तरीके से बता नहीं सकते। एसएलडी की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एसएलडी की एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनको बताने या समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे पास मतलब आप 250 लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, कितने लोग कहेंगे कि हमने सेक्स एजुकेशन के लिए कोई आईपी बनाई है? कितने लोग कहेंगे कि हम सेक्स एजुकेशन के लिए हम उनके लिए ग्रुप टीचिंग या लेसन प्लान बनाया है? हम लोग कितने लोग कह पाएंगे कि हमने पेरेंट्स को एम्पावर किया है सेक्स एजुकेशन के लिए? ठीक है भाई, हर बच्चे की, सिगमंड फ्रॉइड ने भी कहा है कि हर आदमी की अपनी एज की एक डिमांड है, सेक्सुअल एक नीड है, उसको भी पूरा करना है। हम लोग में से कितने लोग हैं इस देश में? मैं बताऊं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई चाटुकारिता कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूं कि इस देश में जो है, मुझे पता नहीं कि वो इस बात से मतलब जिनके लिए कहने जा रहा हूं वो मतलब कैसे उसको लेंगे, लेकिन मैं बताऊं आज से 12 साल 14 साल पहले की बात बता रहा हूं। इस देश में जो है सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल जो डिजायर्स हैं स्पेशल नीड वाले बच्चों की, उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, इसको लॉन्च ही डॉक्टर हिमांशु दास ने किया था। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं मतलब अननेसेसरली मैं उनको मतलब क्या बोलते हैं प्रशंसा करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये सच है। उन्होंने दिल्ली में जब प्राइवेट स्कूल्स में जब काम कर रहे थे, पब्लिक स्कूल्स में, उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और उनको बहुत चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने पूछा भी कि इस तरह की चीज किस, भाई सबकी नीड्स है, जैसे सामान्य लोगों की नीड्स है, 20 साल 22 साल का आदमी है उसकी नीड्स है, जो स्पेशल नीड वाले लोग हैं उनकी भी अपनी नीड्स है। अगर वो नीड्स पूरी नहीं होंगी तो वायलेंट होंगे, एग्रेसिव होंगे, उनका एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम में इन सब चीजों का भी स्कोप होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई इस एज ग्रुप का बच्चा है जो होम कन्फाइंड है आज के डेट में, तो आपको उसके लिए भी कुछ इस तरह का एजुकेशन या इस तरह का मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए एज ए टीचर। उनके पेरेंट्स से इसके ऊपर क्या बोलते हैं ओपन टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक एडल्ट नहीं है, वो आपके लिए क्लाइंट है, समझ रहे हैं आप? उसके लिए आप मतलब आपके जीवन का जो सबसे जो मतलब जो एक इंपॉर्टेंट जो मतलब मुद्दा है वो ये है, गोल है कि आपको उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, चाहे जैसे भी बनाना है, हर स्किल में बनाना है जितने में बन सकता है। सो ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, हमारे पाठ्यक्रम का भी दुर्भाग्य कह सकते हैं कि देश में हमारे हर साल मतलब कुछ नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं, लेकिन कोर्सेज में ये सब चीजें नहीं है।
समझ रहे हैं? सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेक्स एजुकेशन की जो मैं बात कर रहा था, अक्रॉस द कंट्री बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आईपी या लेसन प्लान में इस तरह की बात होती है। हाँ, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में बात होती है, जहां कॉन्फ्रेंसेस में 4-5 एक्सपर्ट आते हैं, बोल के जाते हैं, बढ़िया बढ़िया फाइल मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, और हमारे आप जैसे लोग जाते हैं, उसमें कुछ लोगों के साथ फोटो खिंचवा करके 2-4-5 दिन तक जो है सोशल मीडिया पे सेंसेशन बने रहते हैं और काम खत्म हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में जो उनकी नीड्स है वो पूरा नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं, एक बाहर की स्टडी है, लेकिन चलिए उसका रिलेवेंस नहीं है फिर भी, लेकिन बता रहा हूं। एक बाहर की स्टडी है और वो साइकेट्रिक पेशेंट के ऊपर किसी ने स्टडी की थी, और जिसने वो एक कोई बाहर का कोई आता था, एक असाइलम में जाकर के उन्होंने स्टडी की, और उन्हें स्टडी कर करके उन्होंने बेस्ट रिसर्च का अवार्ड मिल गया। और इत्तेफाक की बात है कि उस फोरम में वो जो सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट था वो भी था। जब उन लेडी के लिए ताली बजाने की, जब लोगों ने ताली बजाना शुरू किया कि भाई इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो वो खड़ा होकर के बोला कि इनका प्रेजेंटेशन बोगस है। बोला क्यों बोगस है? बोले ये हमारे असाइलम में सिर्फ 1 दिन आई है, और बाकी सारा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इन्होंने यहाँ के केयर टेकरों से कलेक्ट किया है, और उस बेसिस पे इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट किया है। सो हम जैसे लोग हैं जो बड़े बड़े फोरम में जाकर के बोलते हैं, एक्चुअली में हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उन माध्यमों से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उन इंफॉर्मेशन को ले जाकर के हम लोग किसी ऐसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राजकीय स्तर पर जो है, जो प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पर उनका हम प्रदर्शन करते हैं, और उसके बदले में वाहवाही में मिलती है। लेकिन जो नीडी लोग हैं उन तक शायद वो सब चीजें पहुंच नहीं पाती है। so, मुझे लगता है कि आप जो शिक्षक हैं, जो खास करके अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन टीचर्स हैं, आप लोगों को खुद भी एम्पावर्ड होने की जरूरत है। पीछे एक टीचर जो है सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे थे, और उनको माता पिता ने बहुत मारा, क्योंकि उन्होंने जो बताया था वो ठीक नहीं बताया था। सो हम लोगों को एज ए टीचर भी सेक्स एजुकेशन कैसे बताना है, खास करके इस पॉपुलेशन को, ठीक है? तो हम लोगों को अपनी भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, हम लोगों की अपनी कुछ प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर हम प्रिपेयर कर लें अपने आप को, तो मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे लगता है जो डेली लिविंग स्किल्स है, टॉयलेटिंग है, ड्रेसिंग है, और जो ईटिंग है, उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट स्किल है वो है सेक्स एजुकेशन। मुझे लगता है अगर आप सोशल नहीं है तब भी सेक्सुअल हैं। दुनिया में कोई भी आदमी कह सकते हैं कि ये सोशल नहीं है, मानता हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो सेक्सुअल नहीं है। समझ रहे हैं? एनिमल्स हैं, दे आर नॉट सोशल एनिमल्स, बट दे आर सेक्सुअल्स। ठीक है? सो मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये स्पेशल नीड वाले पॉपुलेशन और एनिमल की मैं तुलना करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ बताने के लिए इस उदाहरण का इस्तेमाल किया हूं। सो सब लोगों की अपनी सेक्सुअल नीड्स हैं, हम लोगों को पता करना होगा, हमको प्लान करना होगा, उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी होगी। लड़की है तो उसके लिए किस तरीके से मदर को एम्पावर करेंगे, लड़का है तो किस तरीके से फादर को एम्पावर करेंगे, फादर नहीं है तो भाई को कैसे सिबलिंग, मतलब भाई को किस तरीके से हम उसको एम्पावर करेंगे, मदर नहीं है तो बहन को किस तरीके से। और ऑफ कोर्स इस बात का ध्यान रखना होगा, कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपकी पूरे टूल्स की बात कर रहा हूं मैं, कहीं भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की है? 15 साल की लड़की होगी, अगर उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन किस तरीके से बताएंगे? कौन टीचर है जो इस तरह की आईपी प्लान करते हैं कि 15 साल 16 साल की लड़की है, उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिखाना है? आपको पता है ये नेचुरल है, हमारी माँ बहन, हमारी बेटी, सब लोगों को इस स्टेज से गुजरना पड़ा है। लेकिन हम लोग कहाँ इसके बारे में बात करते हैं? स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस विषय पर बोलने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन काफी गणमान्य और सीनियर लोग हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं खुद भी कुछ सीखने के मतलब उद्देश्य से मैं चाहूंगा कि 10-15 मिनट बचा है, बाकी जो सीनियर लोग हैं। वसीम साहब, कश्मीर से एक सूफी जी ने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, इट्स वेरी रिलेवेंट। मैं मिस करूंगा, मैं मिस कर दिया हूं, मैं अगर आप बोले उनको रीसेंड करें। हाँ, नहीं मैं पढ़ रहा हूं, मैंने सामने ही रखा, इट्स वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि माय क्वेश्चन टू डॉक्टर वसीम सर, व्हाई इंक्लूसिव एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एज वी नो दैट द बिहेवियर्स आर लर्न्ड बाय इमिटेशन. So if we keep autism kid in normal school, the kids will learn the behavior of autism kid. Then why inclusive education is important? ये बहुत important है कि जब inclusive education में बच्चे imitation से सीखते हैं, हम भी सीखते थे, तो inclusive setup में एक autistic बच्चा अगर बैठेगा तो normal बच्चे उसको imitate करके उसकी चीजें नहीं सीख लेंगे,
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने, बहुत अच्छा प्रश्न। तो मैं थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं फैक्चुअल जो इसका उत्तर है उसके पहले मैं इसका जो है फिलोसफिकल उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, रेड कलर जो है ना उसका अपना कोई महत्व नहीं है, हरे रंग का अपना कोई महत्व नहीं है, काले रंग का अपना कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब हम इंद्रधनुष की बात करते हैं जिसमें 7 रंग हैं, आप जानते हैं हमारे पास 7 सुर हैं, है ना, सारे गामा जो हम लोग बोलते हैं, सारे गामा पधनिसा 7 सुर हैं, और 7 हमारे पास जो 7 रंगों को मिला करके हमारा इंद्रधनुष बनता है। सो आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों के पास सीखने के लिए, सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है? ऑटिस्टिक बच्चे में सीखने का जो सबसे बड़ा चीज है उसकी अपनी एकाग्रता, एक चीज के साथ उसका एसोसिएशन, लंबे समय तक वो एक चीज के साथ अपने आप को लगा के रख सकता है, अटैच करके रख सकता है, आप उससे सीख सकते हैं। HI बच्चे से आप साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, VI से आप ब्रेल लिपि सीख सकते हैं। सो जो आपने जो प्रश्न किया है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में हर व्यक्ति के पास स्कोप है कुछ नया सीखने का। इस जो सूफी साहब है उनके प्रश्न का एक और उत्तर है। आपको पता है कि आजकल डिजाइनर बेबी पैदा होते हैं? सूफी साहब हैं यहां पर? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अब डिजाइनर बेबी पैदा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा 6 फीट का हो तो 6 फीट का ही बेटा होगा। आप चाहते हैं बेटा हो, बेटा ही होगा। आप चाहते हैं कि 6 फीट का हो, 6 फीट का ही होगा। आप चाहते हैं कि वो गोरा हो, गोरा ही होगा। आप चाहते हैं अभिषेक बच्चन जैसा हो, 100% अभिषेक बच्चन जैसा होगा। आप चाहते हैं उसका IQ जो है आइंस्टाइन के जैसे हो, उसका IQ वैसे ही होगा। आप चाहते हैं उसका IQ रविंद्रनाथ टैगोर के जैसा हो, वैसा ही होगा। ये जो है उसको एक मतलब वो कोई ब्रांच है, मैं भूल रहा हूं उसको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या इस तरीके का कोई ब्रांच है जिसकी मदद से आजकल डिजाइनर बेबी पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन डिजाइनर बेबी का एक दुर्भाग्य यह है, कुछ लोगों से पूछा था कि अगर डिजाइनर बेबी पैदा किए जाए, और आप सोचिए कि पूरी सोसाइटी में, इस सोसाइटी में सारे आइंस्टाइन या रविंद्रनाथ टैगोर ही होते तो कितना अच्छा होता। इस सोसाइटी में सिर्फ डॉक्टर्स ही होते तो कितना अच्छा होता। सोसाइटी का इम्बैलेंस हो जाएगा। सोसाइटी का अपना एक इक्विलिब्रियम है, सोसाइटी का अपना एक मतलब बैलेंस है। वो तभी बना रहेगा जब समाज में हर तरीके के लोग रहेंगे। जो हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर पढ़ते हैं वो इसीलिए तो पढ़ते हैं कि समाज में हर तरीके के लोगों की आवश्यकता है। धोबी नहीं होगा, कपड़ा प्रेस नहीं करेंगे, मोची नहीं होगा, कपड़ा जूते हमारे नहीं बनेंगे, खाना बनाने वाले नहीं होंगे, खाना नहीं बनेगा, नाई नहीं होगा, बाल नहीं कटेंगे, डॉक्टर नहीं होगा, हमारा इलाज नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा, घर नहीं बनेंगे, वकील नहीं होगा तो हमारे केस कौन लड़ेगा, पुलिस नहीं होंगे, मतलब पुलिस नहीं होंगे बात की बात है, चोर नहीं होंगे तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने जो प्रश्न किया है वो ये है कि सोसाइटी में हर तरीके के लोगों की आवश्यकता है और हम हर तरीके के लोगों से सीख सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे के पास जरूरी नहीं कि सब चीज, कुछ भी नहीं है सिखाने के लिए, कुछ चीज है उससे सीखने लायक, और उसके पास बहुत स्कोप होगा दूसरे लोगों से अच्छा सीखने का। इसलिए इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सोचिए सिर्फ सोसाइटी में ब्राह्मण होते तो कैसा होता, सोसाइटी में सिर्फ क्षत्रिय होते कैसा होता, सोसाइटी में सिर्फ वैश्य होते कैसा होता। सोसाइटी की अपनी इक्विलिब्रियम है, सोसाइटी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। सिर्फ राजा होंगे तो सेवा कौन करेगा, और सिर्फ सेवक होंगे तो राजा कौन हो, सेवा किसकी करेंगे। तो सोसाइटी में इन सब चीजों का होना जरूरी है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन का बढ़ावा है वो इसी वजह से है कि हर आदमी एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करेगा, हर आदमी के पास स्कोप होगा एक दूसरे से सीखने का। ठीक है। ऑटिस्टिक बच्चा अगर इंक्लूसिव स्कूल में जाता है और दूसरे बच्चे जाते हैं तो उनके पास सीखने के लिए बहुत सारा स्कोप है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 250 लोग हैं, हम लोग एक दूसरे से जरूर सीखेंगे। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो VI होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, और कुछ हम जैसे लोग भी हैं जो सामाजिक विकलांग हैं, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ईश्वर ने सारी ज्ञानेंद्रिय दे रखी है उनको, लेकिन सोशली डिसेबल्ड है,
समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य निष्ठा है, क्या उनकी जिम्मेदारी है, उसका पालन नहीं करते। कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी मांस निकाल के फेंक देते हैं, कहीं भी कचरा उठा के डाल देते हैं। जहां लिखा रहेगा कि ये काम नहीं करना वहां करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनसे सीखने को नहीं मिलता है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है सूफी साहब, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूं, और नहीं दे पाया हूं तो मैं फिर से कोशिश करूंगा, अगर आप इस प्रश्न से, हमारे उत्तर से अगर संतुष्ट नहीं है तो। मैं थोड़ा सा आपके ही बात में थोड़ा और बातें जोड़ना चाहूंगा। सूफी साहब का क्वेश्चन वाज वेरी रिलेवेंट। तो आप जो बता रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबका रिलेवेंस। और देखिए, पंचतंत्र जो हमारे एक टेक्स्ट बुक है, वो मुझे लगता है गुप्ता साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे कि डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करने की सबसे जबरदस्त अगर कोई टेक्स्ट बुक है तो वो है पंचतंत्र। वो क्लियरली अलग अलग डाइवर्सिटीज को कैसे उसको एम्ब्रेस किया जाए, कैसे उनको इंक्लूड किया जाए, कैसे उनको एसिमिलेट किया जाए, उस पर बहुत अच्छी फिलॉसफी और बहुत अच्छे क्या कहते हैं टेक्निक्स बताती है। दूसरा, जो डिसेबिलिटी सिमुलेशन एक्टिविटीज हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, उसकी प्रैक्टिस ना के बराबर हो रही है। सो एम्पैथिक प्रैक्टिस और डिसेबिलिटी सिमुलेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों से बचने के लिए। एक वीआई बच्चा, मैं क्लासरूम में उदाहरण दे रहा हूं कि एक वीआई बच्चा अगर 40 बच्चों के साथ बैठा हुआ है और वो ब्रेल में लिख रहा है, तो उसकी ब्रेल स्लेट से आवाज भी आएगी, उसकी जो लिखने की डॉट्स है उसको देख के हो सकता है 40 बच्चे उसका मजाक भी उड़ाएं, और उसकी जो लर्निंग की टेक्निक है वो हो सकता है कि उसके साथ वो अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करे, फ्रस्ट्रेटेड फील करे, और फिर उसका मन ही ना लगे, क्योंकि बच्चे तो मजाक उड़ाएंगे कि देखो ये अलग तरीके से लिखता है, क्योंकि टीचर हमेशा 24 घंटे तो क्लासरूम में नहीं रहेगा, फिर करेंगे क्या हम। तो डिसेबिलिटी सिमुलेशन एक्टिविटीज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हैं, जापान में बहुत पॉपुलर हैं, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन को इसको जोड़ दिया गया है कि अगर आपके साथ 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों को उस वीआई बच्चों के पढ़ाई में, लिखाई में, को करिकुलर एक्टिविटीज में, करिकुलर एक्टिविटीज में समस्याएं क्या आती हैं, अगर उनको परिचय कराया जाए, एक बार आंख बंद करके उनको टॉयलेट में भेजा जाए, एक बार आंख बंद करके उनको पढ़ाई कराया जाए, एक बार आंख बंद करके उनको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कहा जाए, तो दे विल फील द डिफिकल्टी, दे विल रियलाइज द डिफिकल्टी, उसके बाद दे विल रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, they will respect the difference. This is very important. So we need to जो हमारे एजुकेटर्स हैं उनके लेवल पे इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसको इमीडिएट प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। और मैं पॉलिसी मेकर से भी कहता हूं, जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस के लिए, मैं उन सब बड़े बड़े राइटर से भी ये बातें कहता हूं कि ये जो प्रैक्टिकलिटी है, टू रिमूव द हिंड्रेंसेस, टू रिमूव द साइकोलॉजिकल बैरियर, सोशल बैरियर, उसको लेकर भी चैप्टर्स आने हैं, वो टेक्निक का हिस्सा होना है, तब जाके इंक्लूसिव फिलॉसफी जो है उसको हम लोग अटेन कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम, ये सही है कि डिस्पैरिटी है, ये सही है कि प्रैक्टिकल, जैसा हमारे डॉक्टर वसीम साहब कह रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, और ये भी सच्चाई है जो डॉक्टर वसीम साहब कह रहे हैं कि अगर सबकी एग्जिस्टेंस के अपने नेचुरल मायने हैं, अपने उनके अपनी एग्जिस्टेंस होने का उनका कुछ ना कुछ आधार है, इस प्रकृति ने दिया है, इस वजह से सबके पास गुण है, सबसे सबको लर्निंग के लिए भगवान ने कुछ दिया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें करके वी कैन ऑब्टेन द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू सचिन, थैंक यू। अच्छा, मैं रमेश जी कहना चाह रहा था, अगर 2 मिनट का समय, यस सर, 2 मिनट का समय। यस सर, यस सर। सर, एक तो मैं बात ये कहना चाहता था कि आई थिंक डॉक्टर वसीम विल नॉट टेक इट अदरवाइज, ये जो हमारा MDPS है कहाँ साउथ इंडिया में बना हुआ है, किसी चीज ने कोई चीज डेवलप किया है, वी शुड अप्रिशिएट इट रादर देन क्रिटिसाइजिंग। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने इडली सांभर खाया, आप दाल चावल कर लो ना, उसको किसने मना किया? You can always adapt things available.
नहीं वो तो ठीक है वो सर। एडेप्टेशन हमारे को करना चाहिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग थिंग्स। नहीं दूसरी बात ये था जो मिस्टर सूफी ने जब प्रश्न किया है कि क्लास में, रेगुलर क्लास में एक चाइल्ड विद ऑटिज्म है, अंडर द स्पेक्ट्रम है, तो अदर बच्चे, दूसरे बच्चे उसको नहीं सीख जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं, दे आर ऑल नॉट सेम लेवल, तो उसमें कमजोर भी रहते हैं और बहुत होशियार भी रहते हैं। तो कमजोर होशियारों को देख करके होशियार नहीं बन जाते, या होशियार कमजोरों को देख कर कमजोर नहीं बन जाते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। नहीं सर यहाँ पे बात तो वो चाइल्ड विद ऑटिज्म जो है वहां पर उसका सोशल बिहेवियर बढ़ेगा, वो दूसरों को। हाँ जी सर। बिहेवियर, वो ये बात तो बिल्कुल सही है कि होशियार तेज नहीं हो जाएगा और तेज जो है वो बुद्धू नहीं हो जाएगा, लेकिन जब इंक्लूसिव क्लासरूम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था, मैं इस विषय पे इसलिए कुछ बोल पा रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम किया है, और ये बिहेवियर लर्निंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आप बता रहे हैं सर। बिहेवियर इमिटेशन हमारे बचपन में भी था। ऑटिस्टिक बच्चे का बिहेवियर नहीं सीखेंगे बच्चे, दूसरे ऑटिस्टिक बच्चों के बिहेवियर नहीं सीखेंगे अगर उनका ओरिएंटेशन हमने ठीक प्रकार से कर दिया जाए। इसीलिए मैंने सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। अच्छा, पहली बात तो ये था सर कि मैं जो हमारे पास ऑलरेडी जो टूल्स अवेलेबल हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। मेरा ये कहने का मतलब था कि पिछले 30 साल पहले में बने हुए हैं, हम लोग नॉर्थ रीजन के रहने वाले लोग हैं, और हमने कोई भी टूल नहीं बनाया अभी तक। हम लोग अभी तक क्यों नहीं बनाए, मैं ये बात कहना चाह रहा था। मुझे लगता है शायद मेरे बोलने में कुछ कमी रह गई होगी, इस वजह से आपको ऐसा है कि जो चाइल्ड, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एमआर हुआ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुआ, कितने साल पहले हुआ और कहाँ हुआ, तो बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट की हुई हैं, और उसमें एडेप्टेशन इज ऑलवेज नेसेसरी। नहीं तो सर, जो चीजें हमारे पास में नहीं सर, हमने क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट नहीं किया। क्लासिफिकेशन जो है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं हुई है, भारतवर्ष में कोई स्टडी नहीं हुई है कि 20 साल तक जिनका आईक्यू 20 है वो कस्टोडियन कहलाएंगे। क्या सर? DSM 4 के अकॉर्डिंगली या DSM 5 के अकॉर्डिंगली अगर आप बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि 20 से 25 तक, कोई 20 तक कहता है, कोई 25 तक कहता है कस्टोडियन होगा, कोई 30 तक कहता है, कोई 35 तक कहता है सीवियर होगा। जी सर। तो वो ये क्लासिफिकेशन इंडिया में नहीं हुआ है ना सर? इंडिया में हुआ है सर, इंडिया में भी, तो सर इंडिया इसको अडॉप्ट किया है सर। नहीं सर, इंडिया में भी सर। हियरिंग इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, मिनिमल हियरिंग लॉस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो भारतवर्ष में नहीं हुआ है। These studies have been conducted all over the world. लोगों ने डाटा कलेक्शन किया है and then they have standardized it. तो कहने का क्या मतलब है सर? इसमें कहने का क्या मतलब है? सूफी साहब की बात ही मैं ये कह रहा था कि सर सुनिए, बुद्धि की खोज जो है, आईक्यू का जो खोज है, वो टर्मन ने किया था 1902 में, ठीक है, और विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है 1902 में दिया था। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और बात है। मैं जो कहना चाह रहा था, जो आपने बोला अभी DSM 4 और DSM 5 की बात कर रहे हैं, और DSM 4 सर DSM 4 ये कह रहा हूँ कि हमको जो अवेलेबल है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों करना है सर? अडॉप्ट कर लिया, क्यों करना है सर? पूरे सर आपको बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे मिस्टर राजीव, excuse me, yes excuse me, जी सर। Sorry to interrupt you. This is Rajiv from CRC Lucknow. I think हम लोग एक डिस्कशन करते रहेंगे। आज का डिस्कशन जो था बहुत अच्छा था, और ये सारे जो है ये चलते रहेंगे। दैट इज नॉट ए इशू। कहाँ अडॉप्ट करना है, कहाँ पे वैलिडेशन करना है, कंटेंट कहाँ पे बनाना है, दिस ऑल थिंग विल बी द पार्ट ऑफ द थिंग्स। आई थिंक अब भी हम इस पे जो भी क्वेश्चन एक दो आ रहा है, वसीम साहब आई थिंक विल बी बेटर। आई थिंक ऑलरेडी आप आंसर कर रहे हैं, तो मैं विकास जी से आग्रह करूंगा कि इसको आगे बढ़ाएं। विकास जी प्लीज। वसीम सर, अगर आपसे कभी कांटेक्ट करना हो तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर या किसी आईडी वगैरह? अरे सर, इस गरीब को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक लाइन आप लोगों के बात में जोड़ना चाहूंगा। हमारे साथ इतने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं कि
सिर्फ एक लाइन ही बोलना चाहूंगा कि चाहे आप टूल डेवलप करें, टेस्ट डेवलप करें, आप रिसोर्स बुक बनाएं, आप रिसर्च करें, रीजनलिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। आप ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो आपके इंडिजीनियस डेवलपमेंट उस पर फोकस होना है। आप नेशनल लेवल पे बात करेंगे देन रीजनलिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पेशल एजुकेशन में जो हम लोगों ने देखा है कि आज से 15 साल पहले, ये बिल्कुल सच बात है कि कितनी स्कैर्सिटी हम लोगों ने झेली है हिंदी टेक्स्ट बुक को लेके, हिंदी में रिसोर्सेज को लेके, और आज भी। और हिंदी को लेके जब हम लोगों ने, हिंदी हमारे देश की एक प्रमुख भाषा है, और हिंदी को लेके जब हम लोगों ने झेला है, तो सोचिए कि आसाम में बैठा आदमी, अरुणाचल में बैठा आदमी, या कर्नाटका में बैठा आदमी जिनका मीडियम वो होगा, उनको कितनी समस्याएं आती होंगी। तो ये इस पर बहुत, हम लोग इस पे किसी दिन एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे और इस पर बात करेंगे। बस इतना ही कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में न केवल विषय की प्रस्तुति उत्कृष्ट रही, बल्कि विशेष शिक्षा में जो नवीन अनुसंधानिक प्रकल्प आने हैं उस पर भी विशेषज्ञों की राय हमारे विशेष शिक्षकों के समक्ष आई। यह दर्शाता है कि हमारे विशेषज्ञ कितने आतुरता के साथ तैयार हैं एक नई पीढ़ी को नए टूल्स देने के लिए, नए उपागम देने के लिए। हम प्रतिदिन नित नवीन विचारों पर संकल्पनित भाव से लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में विचार देने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञों को, सभी विशेष शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करके आज के कार्यक्रम की पूर्णता की तरफ ले चले। आदरणीय विकास पांडे जी एक सेकेंड, बहुत कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में हैं, उनको शायद अभी ले पाना संभव नहीं होगा, लेकिन सतीश कुमार गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए असेसमेंट टूल्स कौन सा है। तो मैं विकास जी से और हमारे सीआर राजीव जी आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी बोला था कि इस पर हम लोग एक स्पेसिफिक वेबिनार रख सकते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है हमारे देश में इंक्लिन को लेके और जो दूसरे असेसमेंट टूल्स हैं ऑटिज्म को लेके। तो उस पर हमारे जो ये पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं अक्रॉस द कंट्री और हमारे स्टेट के अलग अलग भाग से, उनको पता होना चाहिए कि ऑटिज्म के लिए अवेलेबल असेसमेंट टूल कौन से हैं और उनको हम लोग उनका यूज कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पर एक वेबिनार जरूर रखिए। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर ऐसा कुछ दिखता है। आपके समक्ष होगा सर जल्दी। श्री विकास मिश्र जी। धन्यवाद नागेश सर। जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने कहा कि असेसमेंट टूल को लेकर एक वेबिनार होना चाहिए, हम लोग इससे संबंधित एक वेबिनार डिजाइन कर चुके हैं और जल्द ही हम सभी आप ऐसे वेबिनार को आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे। धन्यवाद के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर वसीम अहमद सर का। डॉक्टर वसीम अहमद सर ने बहुत कम समय में हमें जो जानकारी दी, हम सभी प्रतिभागियों के लिए निश्चित ही वो मील का पत्थर साबित होगी। और निश्चित ही उन्होंने पैंडेमिक टाइम में जो भी हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उन लोगों के लिए किस तरीके से एजुकेशन दिया जाए, किस तरीके से उन्हें शिक्षित किया जाए, इन बातों को हम सभी के मध्य रखा और हम सभी प्रतिभागी जरूर उनकी बातों से संतुष्ट हुए होंगे। और इस कोविड-19 के समय में हम अपनी जो भी एजुकेशन स्ट्रेटजी है उस एजुकेशन स्ट्रेटजी में उन चीज़ों को शामिल करेंगे कि जिससे हम अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को बेटर क्वालिटी की शिक्षा दे पाएं और उन्हें शिक्षित कर पाएं, चाहे वो डेली लिविंग स्किल्स से लेकर हो, चाहे वो उनके किसी भी एरिया से लेकर हो, उनको शिक्षित कर पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस महत्वपूर्ण वेबिनार में अपनी विशेषज्ञता देने के लिए हम सभी के समक्ष उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद ज्ञापन में धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PDUNIPPD की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमको मिलता रहता है इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CRC लखनऊ के आदरणीय डायरेक्टर सर रमेश पांडे सर का। रमेश पांडे सर का कुशल नेतृत्व और जो सहयोग है वो हमसे लगातार बना रहता है। हम लोग सर से समय समय पर उनसे सहायता लेते रहते हैं, सजेशन लेते रहते हैं कि हमें किस क्षेत्र का, किस एरिया का वेबिनार या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कराना चाहिए जो हमारे प्रतिभागियों के लिए बहुत यूजफुल हो और हमारे प्रतिभागी उससे कुछ सीख पाएं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय राजीव रंजन सर का। सर का सहयोग और मार्गदर्शन सदा मिलता रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय श्री जगदीश गुप्ता सर का, जो पिछले कार्यक्रम में भी हमारे साथ पूरे समय उपलब्ध रहे और आज भी हमारे साथ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे को कोऑर्डिनेटर आदरणीय सबिता मैडम और नागेश पांडे सर का, जिनके एक तरीके से सर का जिस तरीके से संचालित करने का वेबिनार संचालित करने का जो तरीका है और जो जिस तरीके से वो संचालित करते हैं वो सच में काबिल तारीफ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे IT एक्सपर्ट श्री सुमित कुमार जी का, जो कि लगातार हमारे साथ लगे हुए हैं और दिन प्रतिदिन हमारे साथ सहयोग करते हुए इस तरीके के वेबिनार आयोजित करने में अपना विशेषज्ञता हमारे साथ देते हैं। सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CRC के उन तमाम ऑफिशियल्स का जो हमारे साथ ऐसे वेबिनार करवाने के लिए कोऑपरेट करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट का, जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। और ये मुझे लगता है 8वां या 10वां वेबिनार होगा जिसमें कि 250 से ऊपर पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसा सर हमारे कहते हैं, निदेशक सर कहते हैं कि कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो आज भी उनका सहयोग और उनका प्यार हमारे साथ वैसे ही बना रहे। मैं आशा यही करूंगा कि आगे हम जो भी कार्यक्रम आपके समक्ष लेके आएंगे, आप सभी का सहयोग मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं इस धन्यवाद ज्ञापन में एक धन्यवाद और करना चाहूँगा जो हमारे साथी हैं, जिनके साथ मिलकर उनके विशेष आग्रह पे ये हमने वेबिनार आयोजित किया, एक ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया, बिमला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। CRC लखनऊ की टीम आपको सादर प्रणाम करती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।